वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और इसके पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था ऋग्वेद काल का राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। और ये लेक्चर है ऋग्वेदिक काल की जो सामाजिक जीवन है ये क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ऋग्वेद काल है उसका जो सामाजिक जीवन है वो एक समता मूलक समाज था। अब सवाल ये उठता है कि समता मूलक समाज क्यों होगा, ये क्वेश्चन आपको उठना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का जीवन था कबीलाई। कबीलाई जीवन कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप देखना है कबीला यानी कि ये एक जगह रहते ही नहीं थे। कभी यहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे उनको खाना मिला वहाँ पे अपना कबीला बसाया, वहाँ पे रहा। तो इस प्रकार का जीवन था ऋग्वेद काल का समाज। ठीक है, कुछ हद तक ये स्थायी हो चुका था परंतु कुछ हद तक ये कबीलाई जीवन था। अब जहाँ पर कबीलाई जीवन होगा वहाँ पे हर व्यक्ति की जो स्थिति है वो समान होगी। कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर, कोई भी बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होगा। सबकी स्थिति समान होगी। जब समान होगी सबकी स्थिति तो क्या होगा, उस समाज में हमें छुआ-छूत प्रचलन में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सभी की स्थिति समान है। जब समान है तो सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कहीं पर भी अमीर-गरीब की खाई दिखाई नहीं देगी। जब अमीर-गरीब की खाई दिखाई नहीं देगी तो वहाँ पे हमें छुआ-छूत जैसी कोई भी प्रचलन हमें दिखाई नहीं देगी। हुआ क्लियर? जब छुआ-छूत नहीं है, स्थिति समान है, तो जाति प्रथा का जो प्रचलन है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद काल का समाज था ये एक समता मूलक समाज था। अगर आपसे क्वेश्चन करे कोई कि समता मूलक समाज क्यों था, तो सिंपल सा उठाना कबीलाई जीवन था। कबीलाई जीवन था तो सबकी स्थिति समान थी। जब सबकी स्थिति समान थी तो वहाँ पे छुआ-छूत नहीं था। जब छुआ-छूत नहीं था, सबकी स्थिति समान थी तो वहाँ पे जाति प्रथा के संकेत हमें दिखाई नहीं देते। इस प्रकार से जो समाज था, कौन-सा? ऋग्वेद काल का, ये एक समता मूलक समाज था। हुआ क्लियर? समता मूलक कहने का मतलब है कि वहाँ पे ऊंच-नीच, गरीबी-अमीरी, छुआ-छूत, जाति प्रथा जैसे संकेत हमें दिखाई नहीं देते। सबकी स्थिति समान थी, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसे कहते हैं समतामूलक समाज। हुआ क्लियर? यही कारण है कि जो ऋग्वेद काल का समाज को हमने समतामूलक समाज की संज्ञा दी है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ऋग्वेद काल का समतामूलक समाज क्या था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो है यहाँ पे हमें वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। जो ऋग्वेद काल है यहाँ पे हमें वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। अब आपको सवाल उठ रहा होगा कि जो वर्ण व्यवस्था क्या है। तो ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद काल में थी ये जन्म आधारित नहीं थी, एक्चुअली कर्म आधारित थी। वर्ण का मतलब होता है कि आपने कौन से वर्ण को अपनाया है। अगर आपने ब्राह्मण वर्ण को अपनाया है तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। अगर आपने क्षत्रिय वर्ण को अपनाया है तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। अगर आपने शूद्र वर्ण को अपनाया है तो शूद्र कहलाओगे। अगर आपने वैश्य वर्ण को अपनाया है तो आप वैश्य कहलाओगे। अब सवाल उठता है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है। तो ध्यान रखना, जो ऋग्वेद है उसमें जो 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त है, उसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। सूक्त का मतलब होता है यहाँ पे मंत्र। ठीक है, पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों के उल्लेख मिलते हैं। जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें हमें पुरुष सूक्त में वर्ण की व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आपको यही उठेगा कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ दिखाई देता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगर डीप पूछ लिया उसने कि कौन से मंडल में मिलता है तो वो 10वां मंडल है किसका, ऋग्वेद का, उसे मिलता है। और डीप गया तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है वहां पे हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। अब सवाल उठता है कि ये 4 जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक विराट पुरुष से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि जो विराट पुरुष ये है, ठीक है, ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो उसके मुख से हुई है। जो क्षत्रिय है उसकी उत्पत्ति उसकी भुजा से हुई है। और जो वैश्य है उसकी उत्पत्ति हुई है जांघ से। और जो पैर है उससे उत्पत्ति हुई है क्षुद्र की।
अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद काल में हमें जो वर्ण व्यवस्था मिलती है ये जन्म मूलक नहीं मिलती, एक्चुअली कर्म मूलक मिलती है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये एक्चुअली जन्म मूलक नहीं होकर कर्म मूलक थी। उसके दो रीजन हैं। एक रीजन ये है कि जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र के जो पूर्वज थे उन्होंने कई राज्यों की स्थापना की थी। जो ऋषि विश्वामित्र है उनके जो पूर्वज है उन्होंने कई राज्यों की स्थापना की थी। तो सिंपल सी बात है कि जो विश्वामित्र है ये इनके पूर्वज क्षत्रिय थे और जो विश्वामित्र थे ये ब्राह्मण थे। उसी प्रकार से एक वाक्य और मिलता है हमें ऋग्वेद में, उसमें कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, जिसमें गेहूं पीसा जाता है, उसे कहते हैं चक्की। चक्की पीसती है माता, मैं कवि हूँ और पिता मेरे वैद्य हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही परिवार में 3 वर्ण मिल गए हमको। एक है वैश्य, एक है ब्राह्मण और एक है कवि। ठीक है? यानी कि जो ऋग्वेद काल में इस 2 वाक्यों से हमें ये संकेत मिलते हैं कि ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये एक्चुअली कर्ममूलक थी, जन्म मूलक नहीं थी। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये ब्राह्मण हैं, ये कौन कहलाते थे? तो जो वेदों का पाठन और पठन करते थे, वो कहलाते थे ब्राह्मण। और जो सुरक्षा देते थे समाज को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, वो कहलाते थे क्षत्रिय। और जो व्यापार करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और ये तीनों वर्ण की जो सेवा करता था, वो शूद्र कहलाता था। इस प्रकार से समाज को 4 भागों में डिवाइड किया गया था और इसे ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन किया जाता है कि वर्ण व्यवस्था के अंदर कितने वर्ण थे? तो ये 4 वर्ण थे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? तो वो 10वां मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें ऋग्वेद काल का जो समाज था, ये समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था? तो ध्यान रखना, जो हमने इसके पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। कैसे? हमने देखा था कि वहां पे हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है और मातृ देवी की मूर्ति मिलने के संकेत के कारण ही हमने उसको कहा था कि वो एक मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा। उसी प्रकार से जो ऋग्वेद कालीन समाज है ये एक्चुअली पितृ सत्तात्मक समाज था। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है कृषि। कृषि जहाँ होगी वहाँ पे आपका जीवन स्थायी हो जाएगा और जहाँ पे आपका जीवन स्थायी हो जाएगा आप वहाँ पे संपत्ति के मालिक हो जाओगे और संपत्ति के मालिक होते से ही आपको इच्छा होगी कि मेरा पुत्र पैदा हो, क्योंकि आपने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति का मालिक कौन होगा? आपका पुत्र होगा। तो इस प्रकार से पितृ सत्तात्मक समाज की उत्पत्ति होती है संपत्ति से। अगर संपत्ति ना हो तो वहां पे पुत्र मोह होगा ही नहीं होगा। अगर देखा जाए तो जितनी भारत में भ्रूण हत्या हुई है या जो बच्चियां होती है, जो स्त्रियां होती है, उनकी जो हत्या होती है उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है संपत्ति। अगर आपका पुत्र नहीं हो रहा है तो आपको उसमें दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है, क्योंकि आपने जो संपत्ति बनाई है वो कौन रखेगा? क्योंकि आपने संपत्ति बनाई है अपने पुत्रों के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद वो संपत्ति वो संभाल सके। तो संपत्ति व्यवस्था ने ही पुत्र व्यवस्था पैदा कर दी और पुत्र व्यवस्था ने ही पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पैदा कर दी। तो सिंपल सी बात यह है कि पितृ सत्तात्मक समाज कौन सा कहलाता है? ऐसा समाज जहाँ पे पिता की संपत्ति पुत्र को ही मिलती है, यानी कि पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता है। ऐसे समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। और जहाँ पे संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होगा वहां पर पुत्र का मोह अधिक होगा और लड़कियों का मोह कम होगा और वो समाज जो है पितृ सत्तात्मक समाज कहलाएगा, क्योंकि वहां पर पुरुष की प्रधानता संपत्ति से की जाती है।
क्योंकि जो संपत्ति बनाई गई है उसको सँभालने वाला कौन होता है? उसका पुत्र होता है और पुत्र कौन होगा? वो पुरुष होगा। तो सिंपल सी बात है वहाँ का समाज क्या होगा? पितृसत्तात्मक समाज होगा। आज भी जो भारत में जो लक्षण हैं वो पितृसत्तात्मक समाज के ही हैं। क्योंकि एक माता-पिता के एक पुत्री और एक पुत्र हुआ है, क्योंकि पुत्री जो है उसका विवाह होकर किसी और घर में चली जाएगी, अब बचेगा पुत्र, तो पुत्र जो है उनकी संपत्ति को सँभालेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट ने पैदा कर दिया पितृसत्तात्मक समाज और पितृसत्तात्मक समाज ने ही जो महिलाओं की स्थिति है, इसको दयनीय बना दिया। क्योंकि यहाँ पे जो है महिलाओं की जो अधिकार है, उसको छीन लिया गया था। और दूसरी चीज़ जो पितृसत्तात्मक समाज में जो परिवार का जो नियंत्रण है, वो जो पुरुष मुखिया होगा, उसके हाथ में होता है। दूसरा, यहाँ का परिवार संयुक्त परिवार था। कैसे? देखना, जहाँ पर भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, आप देखना गाँव में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है और कृषि करने के लिए आपको सर्वाधिक मात्रा में लोगों की आवश्यकता होती है। जो लोगों की अवस्था होती है तो आप एक साथ रहते हो। आपके पिता, आपके चाचा, आपकी माता, आपकी चाची ये एक साथ साथ में रहते हैं और खेत जाते हैं और कृषि करते हैं क्योंकि कृषि करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पुरुष और स्त्रियों की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी कृषि अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ पे आपको एक संयुक्त परिवार का कल्चर नज़र आएगा। आप देखना भारत में जो शहर होता है वहाँ पे संयुक्त परिवार की व्यवस्था में दिखाई नहीं देती। क्योंकि सिंपल सी बात है वहाँ कल्चर हो चुका है जॉब वाला, ठीक है? जब जॉब वाला हो चुका है तो जिसकी जॉब जिस कंपनी के पास में होगी, वो उस कंपनी के पास में रहने चला जाएगा। जब वो रहने चला जाएगा तो अपने परिवार से दूर हो जाएगा। जब अपने परिवार से दूर हो जाएगा तो संयुक्त परिवार जो है, जो कल्चर है वो टूट जाएगा। इसीलिए जहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पे संयुक्त परिवार हमें दिखाई देता है। तो जो ऋग्वेदिक काल था, वहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे अपने पैर पसारने लगी थी, इसलिए यहाँ का जो समाज था, वो एक संयुक्त परिवार वाला समाज प्रचलन में आ चुका था। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि पितृसत्तात्मक समाज की उत्पत्ति कैसे हुई और पितृसत्तात्मक समाज ने ही पुत्र मोह को पैदा कर दिया और पुत्र मोह के पैदा होने के बाद ही और संपत्ति ने जो पुत्र मोह पैदा किया था, उसी मोह ने जो पुत्री का मोह है, उसे कम कर दिया। क्योंकि संपत्ति का मालिक पुत्र होता था, ना कि पुत्री। हुआ क्लियर? तो ये जो है एक भारत में बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा करती। वो अलग बात है कि 2005 के जो अधिनियम है, उसमें महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया है, परंतु वो सामाजिक मान्यता उतनी हमें नहीं मिलती है। उसको आज भी कानून लड़ाई लड़ने के बाद ही उस महिला को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। ठीक है? ये अलग बात है कि उसे अधिकार मिल चुका है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी स्त्रियों की स्थिति संपत्ति के मामले में पीछे है। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जो स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो ध्यान रखना ये अच्छी बात है कि ऋग्वेद काल में जो समाज था ये पितृ सत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी यहाँ की जो महिला थी उनकी दशा जो थी वो अच्छी खासी थी। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? तो ये हमें पता लगता है वहाँ के सभा, समिति और विदत जो संस्था थी उसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। और मैंने कल बताया था आपको कि सभा क्या है, समिति क्या है, विदत क्या है, तो ये ध्यान से पढ़ना तो ये सभा समिति आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सभा, समिति, विदत का कितने बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है? जो महिला थी उनको उपनयन संस्कार का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि उपनयन संस्कार क्या होता है? तो ध्यान रखना जो सनातन संस्कृति है उसमें 16 संस्कार का उल्लेख मिला है। 2020 या 21 का जो मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्री हुआ था उसमें क्वेश्चन किया था कि संस्कारों की संख्या कितनी है? 15, 16, 20, 21 कितनी है? वो है 16। उसमें जो 10वां संस्कार है, जो 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है वो एक्चुअली उपनयन संस्कार ही है। जिसमें बच्चे जिसमें जो बालक होते हैं, जो बालिका होती है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। और उपनयन संस्कार में यज्ञोपित विधि होती है। यज्ञोपित विधि के बाद ही उसका जनेऊ धारण होता है।
और जनेऊ में 3 धागे होते हैं। एक धागा होता है पितृण का, एक होता है देवऋण का, एक होता है ऋषि ऋण का। इसीलिए कभी क्वेश्चन कर ले आपको कि ऋण की संख्या कितनी है, तो वो 3 ऋण हैं। एक है पितृण, एक है ऋषि ऋण, एक है देवऋण। और इसमें सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे और इसमें जो और इन तीनों में सबसे कठिन जो ऋण है, जो कभी उतरता नहीं है, संभावना बहुत कम रहती है उसकी, वो है पितृ ऋण। ठीक है? तो इस प्रकार से यज्ञोपित विधि के बाद ही जनेऊ धारण होता है और ये भी अधिकार यहाँ की जो स्त्री थी उसको था। लेकिन जो ऋग्वेदिक काल होता है उसमें उपनयन संस्कार छीन लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका आंसर अब बताऊं मैं आपको? इसका आंसर ये है कि अगर आपको किसी पर अधिकार करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसका ज्ञान आप छीन लो। अगर जब उसे अपने अधिकार पता नहीं होंगे, जब वो अशिक्षित है, तो उसे अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे और जिस व्यक्ति को भी उसके अधिकार मालूम नहीं होते, तो उस पर अधिकार करना आसान होता है। अगर उसे खुद के अधिकार पता नहीं है, तो उस पे अधिकार करना आसान होता है और यहीं से शुरू हुआ है महिलाओं को उपनयन संस्कार खत्म कर दिए कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमें साम्राज्य विस्तार करना था और साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो महिलाओं का यूज करना था, जो स्त्री थी उसका यूज करना था, तो पिता अपने पुत्री को पढ़ाना बंद कर दिया उसने, ताकि जो दूर देश का राजा है उसका जो एक अनपढ़ गँवार बेटा है, अगर उससे विवाह करवाना है तो अपनी पुत्री को भी गँवार रखना पड़ेगा, अपनी पुत्री को भी मंदबुद्धि रखना पड़ेगा, अपनी पुत्री को भी अशिक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब शादी की बात आएगी तो वो जो महिला है अपने अधिकार का यूज़ करके उस राजा के जो राजकुमार है उससे शादी करने से मना कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर महिलाओं या स्त्रियों की जो शिक्षा छीन ली गई, जब शिक्षा छीन ली गई तो महिला जो है वो अपना अधिकार भूल गई। उसे अपना अधिकार मालूम ही नहीं हुआ और जब मालूम नहीं हुआ तो उसका यूज़ एक वस्तु के रूप में किया गया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इसलिए ऋग्वेदिक काल में उपनयन संस्कार था, शिक्षा का अधिकार था, इसलिए महिलाओं की स्थिति यहाँ पर अच्छी थी, पितृ सत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी। हुआ क्लियर? ठीक है। यहाँ पर जो है पुनर्विवाह यानी कि एक बार विवाह हो जाता है, तलाक हो गया या पति मर गया तो उसके बाद उसे विवाह करने का अधिकार था। अच्छी बात थी जो आज समाज में है। बहुपति विवाह यानी कि एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती थी, उसे कहते हैं बहुपति यानी कि एक से अधिक पति रखने का अधिकार था। नियोग प्रथा भी यहाँ पर प्रचलन में थी। अगर मान लो कोई बड़ा भाई है, उसकी पत्नी है, परंतु भाई की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो जो पत्नी है उसकी जो विधवा है उससे विवाह होता था उसके छोटे भाई का, ताकि उसे जो है संतान उत्पत्ति हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उस महिलाओं को एक सुरक्षा दी जा सके उसके छोटे भाई के थ्रू और उसे एक आर्थिक सहायता भी मिल सके। इसीलिए एक प्रथा शुरू की गई, उसे कहते हैं नियोग प्रथा। सिंपल सी भाषा में यह है कि बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है तो छोटा भाई उसकी पत्नी से विवाह कर सकता है। ऐसे विवाह को हम नियोग विवाह कहते हैं। हुआ क्लियर? और इसका भी यहाँ पे प्रचलन, यानी यहाँ की जो विवाह पद्धति हमें ऐसी दिखाई देती है, जो वर्तमान विवाह पद्धति है, वैसी ही विवाह पद्धति ऋग्वेद काल में थी। एक को छोड़कर वो कौन-सी है? बहुपति विवाह, यानी कि आज वर्तमान में एक से अधिक पति किसी के नहीं होते। वो अलग बात है कि जो उत्तराखंड है, वहाँ पे जनजाति रहती है, वहाँ पे एक महिला के 5 पति होते हैं, ठीक है? वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन जो वर्तमान समाज है, वहाँ पे बहुपति विवाह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो है पुनर्विवाह नियोग प्रथा में दिखाई देती है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात जो है, इस ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का आदि का प्रचलन हमें दिखाई नहीं देता। यानी इसीलिए कहा गया है कि यहाँ की महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी। उपनयन संस्कार होने के कारण ही हमें यहाँ पर ऋग्वेद काल में कुछ ऋचाओं की रचना महिलाओं द्वारा लिखी गई है, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, विश्वरा, सिक्ता।
ये ऐसी महिला थी जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं की रचना की है। ठीक है? क्योंकि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, इसलिए वो महिला और पुरुष के इक्वल थी। लेकिन जहाँ पर ही आपके साथ आपका उपनयन संस्कार छीन लिया गया, वहाँ पे आपकी शिक्षा छीन ली गई, वहाँ पे आपका अधिकार छीन लिया गया, और जिस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाता है, वो एक्चुअली गुलाम बन जाता है। और उसका यूज़ जो है एक वस्तु के रूप में किया गया उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य विस्तार के लिए। इसलिए उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं का उपनयन संस्कार था, वो छीन लिया गया था, क्योंकि उससे वहाँ पर साम्राज्य विस्तार करना था राजाओं को। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है दास प्रथा। जो ऋग्वेद काल है, वहाँ पे हमें दास प्रथा का प्रचलन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों ही दासों का उल्लेख मिलता है, और दासों की स्थिति यहाँ पे बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे जो दास थे, उनका उपयोग या उनसे जो कार्य है, वो घरों में किए जाते थे, ना कि कृषि में। यानी जो दास होते थे, वो एक्चुअली घर का छोटा-मोटा काम करते थे। वो कृषि के काम के लिए उन्हें दास नहीं बनाया जाता था। उन दासों का अभी उपयोग जो है कृषि कार्य के लिए नहीं होता था, इसलिए यहाँ पे दासों की स्थिति बेहतर थी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे दास बने कैसे? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऋण नहीं दे पाए, उनको दास बना लिया गया कि तुम ऋण नहीं दे पा रहे हो, तो हमारे घर में तुम सेवा दो। तो ऐसे लोग क्या हो गए? वो दास बन गए। कुछ व्यक्ति वो थे जो युद्ध लड़े थे, लेकिन युद्ध के पश्चात वो हार गए, उनको कैद कर लिया गया और कैदियों को दास बना दिया गया। ठीक है? इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर 2 दास दिखते हैं हमें, युद्ध में हारे हुए दास और जो ऋण ना देने के कारण बने दास। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो दास थे, उनकी जो दशा थी, ये बेहतर थी, क्योंकि इनका उपयोग अभी घरों के कामों में यूज़ होता था, ना कि कृषि कार्य के लिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में विवाह। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद काल में जो विवाह था, एक पवित्र संस्कार माना जाता था, और यहाँ पे हमें 2 प्रकार के विवाह दिखाई देते हैं। एक है अनुलोम विवाह, एक है प्रतिलोम विवाह। ये 2 प्रकार के मुख्यतः, लेकिन यहाँ पे जो विवाह है, प्रायः 2 प्रकार के विवाह हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। एक है अनुलोम विवाह और एक है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वो विवाह कहलाता था जिसमें पुरुष उच्च जाति का, उच्च वर्ण का, और जो महिला है ये निम्न वर्ण की होती थी। ऐस इनके बीच में जो विवाह होता था, वो अनुलोम विवाह कहलाता था। और जस्ट इसका उल्टा कर दो किसमें? प्रतिलोम विवाह में, यानी कि पुरुष जो है निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की होती थी। ऐसे विवाह को हम बोलते थे प्रतिलोम विवाह। लेकिन प्रतिलोम विवाह जो है यहाँ पर प्रतिबंधित था। कुछ हद तक यहाँ पे चल रहा, परंतु जो गुप्त काल था, वहाँ टोटली इसे बंद कर दिया गया। किसे? प्रतिलोम विवाह पर। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पहले कि बहुविवाह भी था। मुख्यतः ये 2 विवाह हमें दिखाई देते हैं, परंतु इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ विवाह की परंपरा और थी, जैसे कि नियोग विवाह, बहुपति विवाह और पुनर्विवाह। ठीक है? परंतु मुख्यतः 2 प्रकार के विवाह हमें दिखाई देते हैं, एक है अनुलोम, एक है प्रतिलोम। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो अनुलोम विवाह है और प्रतिलोम विवाह में अंतर क्या है? जो अनुलोम विवाह है, ये क्वेश्चन करता है कि अनुलोम विवाह यानी कि उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की महिला। उसका उल्टा कर दो, प्रतिलोम में उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का पुरुष। इसे कहते थे प्रतिलोम विवाह। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करता है पीटी में, इसलिए इसलिए इस वर्ड का जो मीनिंग है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल का खान-पान। तो यहाँ का जो खान-पान था, वो शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था, दूध, दही, घी खाते थे। सबसे प्रिय भोजन था क्षीर-पकोदन। क्षीर-पकोदन क्या होता था? जो होता है दूध, दूध में जौ डाल के इसे बनाते थे, उसे कहते हैं क्षीर-पकोदन। ये सबसे प्रिय भोजन था आर्यों का, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये ध्यान रखना कि जो ऋग्वेद काल में जो सुरापान है, उसकी निंदा की गई है, जबकि सोमपान की प्रशंसा की गई है। अब सोमपान और सुरापान क्या होता है? तो ध्यान रखना, सुरापान और सोमपान दोनों ही प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक उल्लेखनीय पेय पदार्थ थे, लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। सुरापान, जिसे आम तौर पर शराब माना जाता है, को ऋग्वेद में निंदनीय बताया गया है। सुरापान क्या थी? एक तरह की शराब थी, जिसे ऋग्वेद में क्या बताया गया है? इसकी निंदा की गई है। और जो सुरापान है, ये कौन पीते थे? ये पीते थे राक्षस पीते थे, यानी कि इसे असुरों यानी राक्षसों से जोड़ा गया है। जबकि जो सोमपान है, जबकि जो सोमपान है, वो एक विशेष पौधों से प्राप्त होता था,
जो देवता और पुरोहित द्वारा सेवन किया जाने वाला एक पवित्र पेय माना जाता है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, सुरापान यानी कि शराब, सुरापान यानी कि शराब जो राक्षस लोग द्वारा सेवन किया जाता था, लेकिन जो सोमपान है ये पौधे से निकला हुआ एक पेय पदार्थ था जिसे देवता और ऋषि सेवन में लेते थे। हुआ क्लियर? इसलिए जो ऋग्वेद काल है उसमें सुरापान की निंदा की गई है, लेकिन सोमपान की प्रशंसा की गई है। ये था आपका ऋग्वेद काल का खान पान। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद काल का पहनावा। तो ऋग्वेद काल का जो पहनावा है ये सूती और ऊन दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। और नेक्स्ट है यहाँ का जो मनोरंजन था वो था शिकार करना, पासा खेलना और जानवर लड़ाना। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो ऋग्वेदिक कालीन समाज है ये समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसे। इसकी जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, प्लीज उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो होगा ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन। हुआ क्लियर? ओके, थैंक्स, गुड बाय।